जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो प्रोनाउन पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैं प्रोनाउन से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपके साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और इस वीडियो में भी मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड 5 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उन कॉन्सेप्ट को बताया था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रामबाण साबित होने वाली है। और यहाँ से एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन देता है वो सभी इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है इट वॉज हिम Who came running into the classroom? No error। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देकर आए हो और आपको इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इन क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंसी है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया है जिसमें इट का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो और सब्जेक्ट के बाद कोई बी फॉर्म क्या होती है, जैसे इज, एम, आर, वर्ब आई हो, वॉज या बर आया हो, बीइंग आया हो या बीन आया हो, ये बी फॉर्म होती है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, कोई भी बी फॉर्म आई हो और उस फॉर्म के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो केस आएगा यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस ना होकर सब्जेक्टिव केस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से सुनना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सेंटेंस में इट हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और सब्जेक्ट के बाद कोई बी फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग या बीन का यूज हो रहा है तो जो सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्टिव केस इन दोनों में से सब्जेक्टिव केस को हम प्रायोरिटी देंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा और एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव केस लगा कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए ताकि आप कंफ्यूज कर दो। तो अब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इट वॉज हिम, इट हमारा एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और ये देखिए वॉज आया है यानी कि बी फॉर्म आई है। यहां पर मैंने भी बताया था बी फॉर्म ये सब होती है, तो यहां पर वॉज आया और उसके बाद हिम नहीं होगा, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहां पर ही होगा यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। अगर कोई डाउट है कमेंट्स कीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स हाउस, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं प्रोनाउन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूं ये सभी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की है और बच्चे गलत करते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आज से आपको गलत नहीं करना है और अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को नोटबुक में नोट करके रखिएगा ताकि एग्जाम टाइम पर आप इनको रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोनाउन का एक काइंड होता है पजेसिव प्रोनाउन, जैसे माई का माइन, आर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज। अब हिज का हिज क्यों होता है तो होता है क्योंकि अंग्रेज लोग ग्रामर बनाकर छोड़ गए, हम क्या कर सकते हैं। हर का हर्ष होता है, देयर का देयर्स होता है। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये इधर वाले जितने भी वर्ड्स हैं, इधर वाले जितने भी वर्ड्स हैं याद रखना इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है और इधर वाले जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद क्या होता है, नाउन कभी नहीं आता है। यानी कि इधर वाले वर्ड्स के साथ नाउन आता है और इनके साथ नाउन नहीं आता है। ये इधर वाले जितने भी वर्ड्स हैं अगर इनके साथ नाउन के अलावा कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो उस दिन आप मुझे कमेंट जरूर करना, उस दिन से मैं अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दूंगा। और इनके साथ कभी नाउन आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है कि आर्टिकल हुआ, एडजेक्टिव हुआ या प्रीपोजिशन हुआ, इनके बाद क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो जब इनके पहले ये जो वर्ड आ रहे हैं यानी कि नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसीलिए इनको ग्रामर में क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। एक काइंड्स दे दिया, इनका नाम दे दिया, क्या दे दिया, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी क्या बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर में, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि अधिकार बताते हैं नाउन पर, पजेशन बताते हैं, तो इसलिए इन्हें एडजेक्टिव की कैटेगरी में छांट दिया गया। अब इधर वाले जो वर्ड्स हैं अब इनके साथ नाउन तो नहीं आता है,
नाउन नहीं आता है तो इन्हें क्या नाम दे दिया, प्रोनाउन दे दिया। क्या नाम दे दिया, प्रोनाउन। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने लिखा है राम ही इज गोइंग टू मार्केट, क्या ये सही सेंटेंस है? तो आप पता है आपका जवाब क्या होगा, सर या तो राम लिखो या ही लिखो। यानी कि राम क्या है, एक नाउन है, ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन और नाउन साथ में नहीं आते हैं, तो इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है, या तो हम ही लिखेंगे या राम लिखेंगे। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, यानी कि दिस इज माई हाउस, हाउस क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले ये जो वर्ड आ गया क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और ग्रामर भाषा में इसी एडजेक्टिव को हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इसे प्रोनाउन समझ लेते हैं, तो आप गलती मत करना, ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज योर्स हाउस, हाउस क्या है, नाउन है। नाउन से पहले योर्स क्या है, ये भी प्रोनाउन है। और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि प्रोनाउन के साथ नाउन कभी नहीं आएगा, इन दोनों की दुश्मनी है तगड़ी वाली। नाउन कहता है या तो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन कहता है या तो नाउन आएगा। तो इसलिए यहां पर हाउस नहीं आएगा, क्योंकि इस योर्स का मतलब ही होता है योर हाउस। इस योर्स का मतलब ही होता है योर्स हाउस। या तो आप योर हाउस लिखो या फिर योर्स लिखो, दोनों में से कोई एक चीज आप लिख सकते हैं। इस हिसाब से जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका और जो कॉन्सेप्ट है उनको कवर करने का तरीका कैसा लग रहा है? लैंग्वेज आपको टफ लग रही है या इजी लग रही है? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझा पाऊं, ताकि आप एग्जाम में कोई मिस्टेक या गलती ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और हमारे ये जो वर्ड्स हैं योर, हर, आर, माई, हिज, देयर, इनके बाद दुनिया का जो वर्ड आएगा वो हमेशा नाउन बनेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। पूरे ग्रामर की बात कर रहा हूं कि इन वर्ड्स के बाद अगर नाउन के अलावा कोई दूसरा वर्ड्स आए, अभी मैंने आपको बताया है, तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई भी नाउन के सिवा कोई दूसरा वर्ड आ जाए, सिर्फ और सिर्फ नाउन बनेगा। अब चाहे वो आईएनजी फॉर्म में हो, चाहे वो ईडी फॉर्म में हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, मगर वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। मैंने आपको बताया था टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। हर क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। हर क्या हमारा नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हर को भी एक जरूरत है नाउन की, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हर नहीं होगा, हर्ष हो जाएगा। अब ये हर्ष प्रोनाउन बन गया, यानी कि अभी एडजेक्टिव था, एस लगा दिया, अब ये प्रोनाउन बन गया, जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई समझ में नहीं आई ये बात तो कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और आपको क्विक रिवीजन करना है ग्रामर का, और आपको ग्रामर में काफी अच्छी पकड़ बनानी है सरल और आसान भाषा में सीखकर, तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, एक शॉर्ट्स करके प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिए। वहां पर तमाम मैंने वो कॉन्सेप्ट बताए हैं सरल और आसान भाषा में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज जाइए, चेक कीजिए, आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि हाँ जो कॉन्सेप्ट है आप समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, दो इट्स होते हैं, एक तो एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स और एक विदाउट एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स। इस इट्स का मतलब होता है इट इज, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आती है। यह है इसका मतलब होता है यह है, बट इट इसका मतलब क्या है, यह हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। नोज क्या है यहाँ पर, हमारी एक नाउन है और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, बस इस वाले इट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। इसका मतलब होता है इट इज, यह है। तो यहां पर
एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, यानी कि इट्स हो जाएगा। जो एरर थी वो थी पार्ट सी में। इसी तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी विनिंग द मैच, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपको मेरे बताए हुए ये जो क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आपको ये खुद ब खुद वीडियोस देखने के बाद पता लग जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल हुआ, एडजेक्टिव हुआ एंड प्रीपोजिशन हुआ। इनके बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा और हमेशा इसको लर्न करिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ क्या हमारी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये आईएनजी वाला दिखने वाला वर्ड है ना, ये क्या है, नाउन है। अब आप कहोगे सर आईएनजी तो वर्ब होती है। नहीं, इसी ग्रामर भाषा में हम इस आईएनजी वाले वर्ड को जो वर्ब जैसा लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरण बोलते हैं। और जो नाउन होता है मैंने आपको कई बार बताया, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ये वर्ब के बाद आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये नाउन है, ऑब्जेक्ट वाला नाउन है। और इसी आईएनजी वाले वर्ड को जो ये वर्ब की तरह दिख रहा है इसको जीरण बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। और मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर मी ना होगा, माई होगा, क्योंकि मी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से इस वीडियो में हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के साथ साथ उन सभी 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जाना जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नई ग्रामर के धांसू कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।